आज हम करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम का एक चैप्टर, नाम जनसंचार माध्यम। बच्चों, इसी चैप्टर को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझाने के लिए एनिमेशन का प्रयोग करेंगे। एनिमेशन के साथ आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बता देता हूं, इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। शुरुआत में जनसंचार माध्यम के पूरे पाठ में बता क्या रखा है पहले यह समझ लो, क्योंकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा तो उसमें आपको यह समरी, ये जो शॉर्ट में आपको मैं पूरे पाठ के बारे में बता रहा हूं, यह बड़ा हेल्पफुल रहेगी। देखो बच्चों, जनसंचार माध्यम के बारे में तो बाद में पढ़ लेना, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना है कि यह संचार क्या है, क्योंकि आधा पाठ संचार के बारे में है शुरुआत में, उसके बाद बाकी का जो आधा पाठ है वो जनसंचार माध्यम के बारे में है। तो पहले आपको संचार के बारे में सुनना है। देखो बच्चों, संचार क्या होता है? जब भी हम अपने विचार किसी दूसरे को बताते हैं, कुछ भी बातचीत करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो एक्चुअल में संचार ही है। अब एक आदमी दूसरे को अपने विचार रख रहा है, वो संचार तो है ही, लेकिन एक आदमी दो लोगों के सामने अपने विचार रख रहा है तो वो भी संचार ही कहलाता है। और सिर्फ दो ही नहीं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1000 हो, सबके सामने अगर अपने विचार रख रहा है तब भी वो संचार ही है। कहने का मतलब दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच बातचीत करना, अपने विचार रखना, अपनी बातें बताना, वो सब संचार ही कहलाता है। सिंपल सी बात यही थी। अब बात करते हैं कि जनसंचार क्या है। दरअसल संचार का ही एक दूसरा पार्ट है जनसंचार, या यूं कह सकते हो कि संचार के अंदर से ही निकला है जनसंचार। उसके बारे में थोड़ा सा डिले करूंगा, थोड़ा सा लेट बताऊंगा, क्योंकि अभी संचार के बारे में ही हम पढ़ेंगे। और एक बात और ध्यान से सुनो कि इस चैप्टर को पढ़ते हुए मैं कुछ पैराग्राफ्स आपके साथ नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसकी दो वजह है। मैं कुछ पैराग्राफ छोड़ दूंगा। कहने का मतलब 70% तो मैं आपके साथ वीडियो में पढ़ने वाला हूं, 30% नहीं पढ़ूंगा। क्या कारण है? इसके दो रीजन। पहला रीजन तो ये कि कुछ पैराग्राफ्स तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां बात को रिपीट किया गया है। कहने का मतलब कि शब्द बदल दिए, बस बाकी बात वही है घुमा फिराकर, इसीलिए भी नहीं पढ़ रहा हूं। दूसरा रीजन ये है, कुछ पैराग्राफ्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां बात को बहुत इजी वे में बताया गया, यानी आप खुद भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैं कुछ पैराग्राफ्स ही छोड़ूंगा, बाकी आपके साथ ही पढ़ रहा हूं। देखो तो बच्चों, मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। इससे पहले के जो पैराग्राफ्स हैं वो इंट्रो है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इस पैराग्राफ में संचार की परिभाषा और महत्व बताया गया है। इन दो पैराग्राफ्स में लिखा गया है कि हर समय आप लोग या हम लोग संचार करते ही रहते हैं, हर समय। अब आप सोच रहे होंगे कि हर समय संचार कैसे पॉसिबल है? होता है बच्चों, जैसे जब आप किसी के साथ हैं तब तो आप संचार कर ही रहे हैं, जब तो आप बातचीत कर रहे हैं तब तो संचार है, लेकिन जब आप अकेले होते हो तब भी संचार कर ही रहे होते हो, या आप चुप होते हो तब भी संचार कर रहे होते हो। चुप रहते हो तब संचार कैसे होता है वो इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, तभी समझ लेना। लेकिन जब आप अकेले होते हो तब कैसे संचार हो पाता है? देखो, जब आप अकेले होते हो ना, तब आपके माइंड में कुछ ना कुछ विचार चलते ही रहते हैं। इंसान विचार शून्य हो ही नहीं सकता, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते ही रहते हैं। आप अगली बार नोट करना कि आप जब भी खाली बैठे हो तो कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, चाहे यही क्यों ना सोच रहे हो कि सर ने हमें यह कहा था कि कुछ ना कुछ हम सोचेंगे, तो यही बात क्यों ना चली हो, लेकिन यह एक बात जरूर चलेगी। देखो जरा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए, अकेलेपन में भी होता है संचार, उसके बारे में आगे लिखा हुआ है। अभी फिलहाल यह लिखा हुआ है कि अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो हम आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने में लगा ही देते हैं, है ना? होता है ऐसा। यहां तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बात करने लगते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, सच तो यह है कि हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह बिना बातचीत या संचार के संभव ही नहीं है। मतलब जब भी हम समाज में रहते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, तो बिना बातचीत के तो संभव नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ संचार तो करना ही पड़ता है। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं। जरा सोचिए कि क्या आप चुप रह सकते हैं? पहली बात तो यह है कि आप बहुत देर तक चुप नहीं रह सकते। आप अपने बारे में जरूर कमेंट करना, मैं तो ये एक जनरल बात बता रहा हूं, अपने बारे में जरूर बताना। लेकिन अगर आप चुप रहना भी चाहें तो क्या आप चुप रहते हुए भी कुछ कह नहीं रहे होते? मतलब बेशक आप चुप हैं, लेकिन फिर भी चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जाता है। कैसे कि आप अगर थोड़ी देर के लिए भी चुप हो जाते हैं अपने यारों दोस्तों में, तो आकर कोई ना कोई, परिवार में भी ऐसा होता है कि कई बार आप चुप हो जाते हैं तो कोई ना कोई आकर टोक देता है, पूछ लेता है, क्या बात, आज उदास हो क्या, क्यों नहीं बोल रहे, क्या दिक्कत है? इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। तो यही कुछ लिखा हुआ है। देखो, जैसे अगर आप घर या स्कूल में चुप बैठे हो तो भी आप कुछ कह रहे होते हैं। हो सकता है आप नाराज हो, या फिर उदास हो, या फिर कुछ सोच रहे हो।
आपका कोई दोस्त आपको चुप बैठा देख पूछ सकता है कि क्या आप किसी से नाराज हैं या किसी बात पर उदास हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आप कुछ कहकर संचार कर रहे होते हैं, उसी तरह कुछ न कहकर भी संचार कर रहे होते हैं। अब हम यहां से पढ़ेंगे, इससे पहले के कुछ पैराग्राफ्स को आप खुद पढ़ लोगे तो भी आप समझ जाओगे, बिल्कुल आसान शब्दों में बताया गया। देखो संचार क्या है, यह भी हम संचार क्या है के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ी और डिटेल के बारे में जानेंगे। देखो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। जो भी क्रिया होती है, जो भी कार्य होता है, क्रिया कह सकते हो आप, क्रिया आप समझते होंगे, उस क्रिया में धातु जरूर होती है। तो ये जो संचार शब्द है, ये संचार शब्द चर धातु से बना है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा, ताप संचार पढ़ा होगा ना, कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए, तार तो हो गया टेलीफोन जो आप लैंडलाइन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेतार यानी मोबाइल, बेतार के जरिए भी मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार कहा जाता है। मतलब सिर्फ बोलना ही संचार नहीं है, लिखकर भेजना भी संचार ही है। लेकिन हम यहां जिस संचार की बात कर रहे हैं, उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। ऑलरेडी मैं इसके बारे में समझा चुका हूं। मशहूर संचार शास्त्री विलंबर श्रैम, विलंबर श्रैम एक संचार शास्त्री है जिन्होंने संचार के बारे में कुछ लिखा है। देखो उनके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है, अनुभव का साझा करना ही संचार कहलाता है। ये छोटी सी एक लाइन में ही परिभाषा लिख दी उन्होंने। दरअसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को ही एक दूसरे से बांटते हैं। लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। मतलब ये सिर्फ दो व्यक्तियों, दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है इसमें, देखना सुनना समझना। दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। संचार के तहत सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार तक को भी शामिल किया जाता है। अब जनसंचार क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, तब आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। अभी बस संचार के बारे में समझो। संचार का ही एक पार्ट है जनसंचार, जहां लाखों लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन वो कैसे जुड़ते हैं वो मैं बाद में बताता हूं। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। मतलब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना संचार कहलाता है। वो कैसे भी पहुंचाई जाए, मौखिक हो, लिखित हो, दृश्य श्रव्य माध्यम यानी वीडियो बनाकर हो, जैसे भी। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। माध्यम कैसे कि जैसे टेलीफोन के जरिए हम अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो भी माध्यम है। ऐसे ही और भी कई तरह के माध्यम हम यूज करते हैं, उसके बारे में हम आगे अभी पढ़ने ही वाले हैं। इस तरह हमने देखा कि संचार एक घटना की बजाय प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब एक प्रोसीजर है, ये कोई घटना नहीं है जो अपने आप घटित हो जाती है। एक प्रोसीजर के माध्यम से एक परफेक्टली इसको किया जाता है। जैसे अभी आगे पढ़ेंगे, देखो एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया जिसमें सूचना देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। दोनों की सक्रिय मतलब एक्टिवनेस होनी चाहिए, दोनों की सक्रिय भागीदारी से ही यह प्रक्रिया पूरी होती है। अगर दोनों में से कोई संचार के लिए अनिच्छुक है यानी नहीं चाहता संचार करना, तो संचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक यानी इंटरएक्टिव प्रक्रिया है। अब ये इंटरएक्टिव प्रक्रिया का मतलब क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ी ही देर में पढ़ने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर हर चीज थोड़ी देर में बता रहे हैं। मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अब आगे हम उसी के बारे में डिटेल में समझेंगे, तो आपको ये एक एक वर्ड समझने की जरूरत नहीं है। अभी देखना संचार के तत्व। जब हम संचार करते हैं तो कुछ तत्वों की जरूरत होती है, कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। वो किस तरह के स्टेप्स होते हैं उसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम ले लेता हूं। इस डायग्राम और एक एग्जांपल की मदद से आप संचार के तत्व को बहुत आसानी से समझने वाले हो। देखो, सुनो, समझो। देखो, उससे पहले आप ये कमेंट करके बताओ कि आपने आखिरी समय यानी लास्ट टाइम आपने किसके साथ संचार किया था, एक बार जरूर कमेंट करके बताना। देखो बच्चों, वो एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपने एक दोस्त को फोन किया और कहा, हेलो दोस्त, क्या आप मुझे अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए? आपकी दोस्त ने रिप्लाई किया, हेलो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोलो, आपकी आवाज कट गई, ढंग से सुनाई नहीं दिया। तो फिर आपने फिर से रिप्लाई किया कि हेलो दोस्त, मैं कह रहा हूं कि मुझे अभिव्यक्ति और माध्यम की एक बुक चाहिए, क्या मुझे आप थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं? तो दोस्त ने फिर रिप्लाई किया, कहा कि अरे ठीक है, क्या बड़ी बात है, आ जाइए और ले जाइए।
अब आपने फोन कट कर दिया। यहां जो संचार हुआ उसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझना। यह थी दो लोगों के बीच संचार प्रक्रिया, लेकिन इस संचार प्रक्रिया में कुछ तत्व आ गए। उन्हीं तत्वों को इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। पहला तत्व तो था स्रोत या संचारक, यानी संचारक वो होता है जो संचार करने की शुरुआत करता है। और संचार की शुरुआत किसने की? संचार की शुरुआत की आपने। तो आप हुए स्रोत या संचारक। लेकिन आपने ऐसे ही तो शुरुआत की नहीं, आपके मन में कोई ना कोई संदेश तो था, आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए था, कुछ ना कुछ तो बात थी आपके मन में, वही तो करने के लिए संचार किया था। वो थी अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक। तो संदेश एक तरह का वो बात है, वो स्वार्थ है जो आपको चाहिए था, जिस पर आपको बात करनी थी, तो वो संदेश में आएगा। लेकिन संदेश ऐसे ही तो पहुंचाया जा नहीं सकता, किसी ना किसी माध्यम के जरिए पहुंचाया जा सकता है। तो वो माध्यम क्या बना इस उदाहरण में? माध्यम बना वो फोन, क्योंकि उस फोन के माध्यम से ही तो आपने अपनी बात पहुंचाई, तो वो माध्यम यहां पर आ जाएगा। उसके बाद जो संदेश आपने माध्यम के जरिए किसी को पहुंचाया, वो क्या था? वो कौन था? वो थे दोस्त। वो दोस्त हुआ प्राप्तकर्ता, क्योंकि उसने ही प्राप्त किया उस संदेश को। तो ये थी संचार प्रक्रिया। लेकिन ये संचार प्रक्रिया यहीं पर ही खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद वो फीडबैक आता है घूमकर। फीडबैक किस चीज का? कि आपने जो संदेश दिया है सामने वाले को, वो बात उस तक पहुंच गई या नहीं पहुंची। कैसे पता चलेगा? जब आपने कोई बात कही, उसका रिप्लाई अगर ढंग से आ गया, जैसा आप चाहते थे, जैसा आपने बात कही थी उसी के अनुसार आ गया, तो वो फीडबैक ही बता देगा कि आपकी बात पहुंच गई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। किस तरह की? जैसे कोई शोर आ जाता है। किस तरह का शोर? जैसे वो नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, वो शोर ही तो था, वो एक तरह की बाधा ही तो थी। उस बाधा की वजह से वो प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचता नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? वो भी फीडबैक के जरिए ही पता चलेगा कि उसने फीडबैक दिया कि देखो मुझे सुनाई नहीं दिया ढंग से, तो आप दोबारा बोलिए। तो ये फीडबैक दिया उसने, तो पता चला कि बीच में शोर भी आ गया था। और शोर सिर्फ यही नहीं हो सकता कि नेटवर्क प्रॉब्लम थी या आवाज सुनाई नहीं दी, आवाज कट गई, यही शोर नहीं होता। इसके अलावा और कई तरह के शोर हो सकते हैं। जैसे मानसिक शोर भी होता है कि उसके दिमाग में, यानी आपके दोस्त के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही है, आपकी वो बात सुन भी नहीं रहा है। जैसे आप मेरी बात पता नहीं सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। अगर सुन रहे हो तो एक बार कमेंट करना, मैं समझ जाऊंगा कि यहां तक आप सुन रहे थे। तो आपके रिप्लाई से ही पता सामने वाले के रिप्लाई से ही पता चल जाएगा कि आपने जो संदेश दिया था वो उस तक पहुंच गया है या नहीं। तो इस तरह से ये संचार प्रक्रिया चलती रहती है। और ये साइकिल सिर्फ एक बार नहीं चलती, आपकी बात जितनी बार भी चलेगी, जितनी देर तक चलेगी, संचार प्रक्रिया इसी तरह से बढ़ती रहेगी, इसी तरह से ये साइकिल चलती ही रहेगी। जैसे आपने देखा होगा, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें 2 बार साइकिल चली। एक बार तो आपने जो संदेश दिया वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचा नहीं, तो उसने क्या किया? फीडबैक के जरिए आपको वापस बात कही, तब फिर आपको पता चला कि मुझे दोबारा संदेश देना है या कोई नई बात कहनी है। तो इस तरह से वो प्रक्रिया फिर से चली और इसी तरह से साइकिल चलती रहती है। अगर शोर नहीं आता तो जल्दी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, और बीच में शोर आ जाए तो फिर थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो ये सब संचार के तत्व ही कहलाते हैं। अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अब समझ तो लिया, लेकिन शब्दों में भी तो समझो कि क्या लिखा हुआ है। संचार के तत्व, जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है, तो इसका एक अर्थ यह भी होता है कि इस प्रक्रिया में कई चरण या तत्व शामिल हैं, जिसके बारे में हमें अभी समझा। संचार की प्रक्रिया में भी कई तत्व शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तत्वों की हम यहां सिलसिलेवार यानी क्रम के अनुसार सीरियल वाइज चर्चा करेंगे। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है, जैसा हम पढ़ चुके हैं। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है, यानी स्टार्टिंग वहीं से होती है। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें, ऑलरेडी आप मान चुके हो। आपको इतिहास की एक किताब चाहिए, अब इतिहास की जगह मैंने अभिव्यक्ति और माध्यम की ले ली बुक, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा लेते हैं। भाषा असल में एक तरह का कोड चिन्ह या कोड है। भाषा के बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुनो। भाषा ऐसी होनी चाहिए जिस पर आपका भी अधिकार हो और उस सामने वाले का भी अधिकार हो। मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग हो जिसमें आप भी समझ पाए और वो सामने वाला भी समझ पाए। लेकिन अगर आप में से, दोनों में से एक भाषा को समझता है, कोई भी XYZ कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कोई भी, और दूसरे वाला नहीं समझता, तो ऐसी अवस्था में संचार प्रक्रिया कभी भी पूरी होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप जिस भाषा में बात बताने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला उससे परिचित नहीं है, तो संचार प्रक्रिया अधूरी ही रहेगी। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। लेकिन एक बात और भी लिखी हुई है कि उससे पहले आप अपनी भाषा में एनकोडिंग करते हैं। एनकोडिंग वैसे कई बच्चे समझ गए होंगे। एनकोडिंग क्या है? जब आप कोई भी संदेश सामने वाले को पहुंचाना चाहते हैं, उससे पहले आप अपने
मन में बना लेते हैं वो संदेश, वो बात क्या कि मुझे कहना क्या है, किस भाषा में कहना है, किस भाषा में प्रस्तुत करना है, किस तरह के शब्द मेरे होंगे सामने वाले को बोलने के लिए। तो वो जो बात आप मन ही मन बना रहे हैं, अपने मन में समझ रहे हैं कि मुझे कहना क्या है, इसी को एनकोडिंग कहते हैं। अब साथ ही साथ डीकोडिंग भी समझ लो। वैसे तो एनकोडिंग का उल्टा डीकोडिंग होता है, वो आप समझ ही गए होंगे कि सामने वाला, जब आप बात कर रहे हैं किसी सामने वाले से, तो सामने वाला आपकी बात को डीकोडिंग करता है। डीकोडिंग मतलब बात को समझता है, इसी को डीकोडिंग कहते हैं। आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग करते हैं। एनकोडिंग आप समझ गए हो, एनकोडिंग का हिंदी रूपांतरण यानी हिंदी में कूटीकृत कहते हैं। याद रखना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी याद रख लेना। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि आपका मित्र भी, मित्र यानी प्राप्तकर्ता, और ये आप बता क्यों नहीं रहे हो प्राप्तकर्ता आपका है कौन, आपका बेस्टी कौन है, कमेंट करके बता तो दो। तो आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो, यह बात ध्यान रखनी है जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं, यानी वो भाषा हो सकती है। इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। मतलब वो बात जो कहना चाहता है, वो जिस भाषा में कहना चाहता है, वो उस पर भी अधिकार हो। पता ही ना हो कि खुद को कहना क्या है, वो क्या संचार करेगा, है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना और लिखना भी आना चाहिए। इसके बाद संचार प्रक्रिया में अगला चरण आता है, क्या, संदेश। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक यानी कि स्रोत का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसीलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। लेकिन संदेश को किसी माध्यम यानी चैनल के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था उसमें तो माध्यम था फोन यानी मोबाइल, या उसके जो शब्द थे वो भी। लेकिन कई बार मोबाइल पर हम बात नहीं करते, आमने सामने 1 to 1 टॉक करते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमारे जो शब्द होते हैं, हमारी जो ध्वनियां होती हैं, वो माध्यम ही होती हैं। देखो, जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश यानी जो वीडियो होती हैं वो प्रकाश तरंगों के जरिए पहुंचती हैं। इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। जैसे हम पहचान लेते हैं कि आज हमारे घर में क्या बना है, ये हम सिर्फ खुशबू से ही पहचान लेते हैं। तो ये भी एक तरह का संचार ही हुआ कि आज हमारे घर में क्या बना, ये बिना संचार किए ही वायु तरंगों के माध्यम से संचार हो भी गया। देखो, स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, यहां तक तो आप समझ गए होंगे, इंटरनेट तक भी समझ गए होंगे, लेकिन फिल्म के जरिए कैसे संदेश पहुंचाया जाता है। देखो, जैसे कोई भी कुरीति है, कोई भी बात है, कोई भी संदेश है जो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाना है, समझाना है उन्हें, तो कोई भी डायरेक्टर उस पर फिल्म बना लेता है। जो वो संदेश कहना चाहता है वो लोग फिल्म के माध्यम से समझ जाते हैं, देख लेते हैं या अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर यानी आपका दोस्त प्राप्त संदेश का कूटवाचन, जिसको इंग्लिश में डीकोडिंग कहते हैं। तो कूटवाचन यानी उसकी डीकोडिंग करता है, यानी उसको समझता है क्या कह रहा है सामने वाला। डीकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ, यानी जो अर्थ उसमें शामिल है उसको समझने की कोशिश, यही डीकोडिंग है। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है, यानी एनकोडिंग और डीकोडिंग आपस में ऑपोजिट हैं। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोड मतलब भाषा, उस भाषा से परिचित नहीं हो तो एक बात तो जो कहना चाहता है वो तो समझ रहा है, लेकिन सामने वाला उसे नहीं समझ पा रहा है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, वह कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो भी प्राप्तकर्ता हैं। अगर एक व्यक्ति समूह में कुछ बात कह रहा है तो सामने वाले प्राप्तकर्ता हो गए, वो चाहे ज्यादा में हो गए, यानी एक नहीं होकर समूह में हो गए। या कोई संस्था भी हो सकती है, अथवा एक विशाल जन समूह भी हो सकता है, यानी बहुत हजारों लाखों लोग भी हो सकते हैं। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है।
वह प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक का और नकारात्मक दोनों ही हो सकती है। सकारात्मक तो आपने देखा कि उसने कहा कि हां अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक ले जा और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उसने सकारात्मक दिया। लेकिन 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 कई बार नकारात्मक भी हो जाती है, कई बार वो मना कर देता है, क्यों, मैं क्यों दूं, आप अपनी ले खुद खरीद लो, ऐसा भी कुछ कह सकता है, तो ये नकारात्मक भी होगी। यानी आपका मित्र कह सकता है कि वह किताब देगा या नहीं देगा। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, फीडबैक के जरिए ही पता चलता है कि वो प्रतिक्रिया जो दी जा रही है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। यानी फीडबैक ही नहीं है तो फिर संचार प्रक्रिया सफल नहीं हो पाती। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से ही यह पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती कि किसी ने सामने से कुछ कहा, सामने पहुंच भी गई बात और उसने अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई भी कर दिया। इतना आसान नहीं होता, कई बार उसमें कई बाधाएं भी आती हैं। इन बाधाओं को शोर, जिसको इंग्लिश में नॉइज कहते हैं, संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। मैंने बताया था ना, एक तो वो नेटवर्क इशू हो रहा था, कई बार दिमाग में मानसिक शोर भी होता है कि कहीं ध्यान कहीं और है तो वो भी शोर होता है, और कई तरह के शोर हो सकता है। बच्चे बड़ा शोर कर रहे हैं आसपास, तो फोन पर या आसपास जो बोल रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा, बच्चे शोर कर रहे हैं इस वजह से, तो ये भी शोर है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक भी हो सकता है। शोर भौतिक मतलब जो आसपास के वातावरण में जो शोर है उस वजह से। तो शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है। अब हम संचार के प्रकार के बारे में जानेंगे। संचार के कई प्रकार होते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ चुनिंदा प्रकार के बारे में अभी मैं समझाऊंगा, और पाठ में भी चुनिंदा ही हैं, मतलब जितने भी हैं वो सारे समझा दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से संचार के प्रकार होते हैं। ये मत सोचना कि इतने ही हैं। देखो, इन सबको एक एक करके पहले समझ लो, क्योंकि जब मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तब आपको ये बहुत इजी मेथड से समझ में आ जाएंगे। सांकेतिक संचार में क्या होता है, जिसमें संकेत करके संचार किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे संकेत करके बुलाया जाता है, कई बार बिठाया जाता है। आपके टीचर्स आपको कई बार संकेत संचार के माध्यम से ही बातचीत करते हैं। जैसे कई बार आपसे प्रश्न सुनना होता है तो आपको खड़े होने के लिए इशारा किया जाता है ना, कई बार ऐसा होता है खड़े हो जाओ, या फिर कई बार आपको बुलाना होता है तब भी संकेत संचार के जरिए, यानी कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ इशारों में संकेत के माध्यम से ही संचार हो रहा है, तो वो होता है सांकेतिक संचार। इसके अलावा मौखिक संचार क्या होता है? मौखिक संचार होता है जो बोलकर, नाम से ही पता चल रहा है मौखिक, यानी बोलकर प्रकट किया जा रहा है। कुछ भी बात, कुछ भी जो भी आपको कहना है संचार के माध्यम से, मौखिक संचार के माध्यम से हो जाती है, वो तो आप समझ ही गए हैं। लेकिन एक होता है अमौखिक संचार, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, इसमें मौखिक संचार तो है ही, लेकिन साथ साथ मेरे हाथ भी चल रहे हैं आपको समझाने के लिए, या फिर मेरी प्रतिक्रिया चेहरे से पता चल रही होगी कि मैं कभी हैरान हो रहा हूं, कभी आपसे वैसे ही बातचीत करते हुए मेरी आईब्रोज या फिर होंठ या फिर नाक का ऊपर नीचे होना, ये सारी चीजें अमौखिक संचार के माध्यम से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं कि आप किसी को नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हो तो नमस्कार बोलकर तो हो ही रहा है, यानी मौखिक तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपके हाथ भी जुड़ गए, तो ये हो गया अमौखिक। यानी मौखिक और अमौखिक दोनों साथ साथ चलते हैं। और इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि अमौखिक और सांकेतिक संचार एक जैसे हो गए, नहीं। ये सांकेतिक संचार इशारों से होता है, यानी इशारों से बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, या कुछ भी बात की जाती है, और अमौखिक मौखिक संचार के साथ साथ ही चलते हैं। जैसे कोई हाथ जोड़ रहा है या फिर पैर छू रहा है, कुछ बोलते बोलते कुछ हमारी प्रतिक्रिया हाथों की भी होती रहती है, तो ये सब अमौखिक संचार ही है। इसके अलावा अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, ये दोनों एक जैसे हैं। याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है आप याद रख लोगे। कैसे? देखो मैं समझाता हूं। अंतर्वैयक्तिक वो होता है जब हम अपने आप से बातचीत कर रहे होते हैं, कोई और सामने नहीं है, हम अपने मन में ही आपस में ही बात कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी विचार चल रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, उसने वो रिप्लाई दिया था, ऐसा मेरे साथ हुआ था, ये सारे विचार जो चल रहे हैं ना हमारे बीच, हमारे अंदर, हमारे मन में, ये सब अंतर्वैयक्तिक होते हैं, यानी अंदर का होता है। लेकिन एक होता है अंतर्वैयक्तिक, ये इससे थोड़ा अलग है। अंतर्वैयक्तिक वो होता है जब हम दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हो, जैसे अभी आपने किया था, एक फोन पे बात की थी, है ना, वो अंतर्वैयक्तिक थी। दो व्यक्तियों के बीच आपस में संचार होना, ये अंतर्वैयक्तिक होती है। एक ने दूसरे तक कुछ कहा, दूसरे ने पहले से कुछ कहा, इस तरह से वो जो संचार प्रक्रिया है या संचार होता है वो कहलाता है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक में बहुत डिफरेंस कम लग रहा होगा लिखते हुए, लेकिन वैसे बहुत अंतर है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं,
अंतर्वैयक्तिक हमारे अंदर के विचार और अंतर्वैयक्तिक यानी सामने वाले से विचार। ठीक है, अब आते हैं समूह संचार। समूह संचार वो होता है जो आपके टीचर अक्सर आपकी क्लास में करते हैं। एक टीचर है और सामने बहुत से बच्चे बैठे हैं, तो एक टीचर जब 30-40 बच्चों से, या हमेशा टीचर ही नहीं, या फिर कोई पॉलिटिशियन अपने मंच से बोलता है, तो वो क्या होता है, वो समूह संचार होता है कि बोलने वाला एक होता है और सामने बैठे वाले बहुत सारे होते हैं, तो वो समूह संचार में आएगा। अब मेन आता है जन संचार। ये है बहुत ज्यादा मेन। क्यों? क्योंकि इसी के बारे में बाकी का पार्ट है, लेकिन जो अभी तक हमने समझा उसके बारे में एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, कुछ अलग बातें भी मिलेंगी आपको। संचार के प्रकार। संचार एक जटिल प्रक्रिया है, उसके कई रूप या प्रकार हैं। हम यहां अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे, वो अलग अलग यहां पर मैंने कर ही दिए हैं। वैसे संचार के विभिन्न रूप या प्रकार एक दूसरे में काफी घुले मिले हैं, यानी एक दूसरे के एक जैसे ही लगते हैं, उन्हें अलग अलग देखना काफी मुश्किल है। जैसे कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है कि यह इशारा भी संचार है, इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। जब हम अपनों से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं तो उसमें मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं। इस तरह एक ही साथ मौखिक और अमौखिक संचार होता है, जैसा मैं समझा चुका हूं। जैसे हम किसी से बातें करते हुए अपनी आंखों, चेहरे, हाथ की गति और स्वर के उतार चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद से कर ही रहे होते हैं अपने आप ही। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कभी अपने हाथ बांध कर मौखिक संचार करके देखना, बहुत मुश्किल होगी या अजीब सा लगेगा। हमारे जीवन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं ज्यादा अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती है, जैसे खुशी, दुख, प्रेम, डर, यह सब अमौखिक संचार से ही पता चल जाता है। संचार के विभिन्न रूपों को हम एक और तरह से भी देख सकते हैं। याद कीजिए, जब आप अकेले में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं, या किसी को याद कर रहे होते हैं। यह भी एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही व्यक्ति होता है, क्योंकि संचारक भी आप हैं, मन ही मन सोच रहे हैं और उसका जवाब भी आप ही दे रहे हैं, तो प्राप्तकर्ता भी आप ही हुए। तो यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है, यानी यही बेस है। यहीं से तो शुरुआत होती है संचार की। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है, यानी अंतःवैयक्तिक से। जब तक अंतःवैयक्तिक संचार नहीं किया तब तक आप अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार कर ही नहीं सकते, क्योंकि मन में बात बिठाओगे, मन में बात सोचोगे, तभी तो आगे प्रस्तुत करोगे। इसे अंतःवैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। जब हम पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो वह भी अंतःवैयक्तिक संचार का उदाहरण है। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। हम पहले सोचते हैं, फिर किसी और से संवाद करते हैं। स्पष्ट है कि किसी विषय या मुद्दे पर सोच विचार करना या विचार मंथन भी संचार का ही एक रूप है। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल संचार कहते हैं। इस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है, यानी आमने सामने जो व्यक्ति होते हैं वो तुरंत जवाब देते हैं और फीडबैक मिल जाता है। अंतर्वैयक्तिक संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं। आपसी संबंध यानी आप दोस्त बनाते हैं और भी कोई सामाजिक हो जाते हैं, यानी सोशल हो जाते हैं, तब भी इसी के माध्यम से हो सकते हैं, यानी अंतर्वैयक्तिक। और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। सामाजिक रिश्ते भी इसी से बनते हैं और पारिवारिक रिश्ते भी इसी से बनते हैं, यानी अंतर्वैयक्तिक संचार से। अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए, यानी कन्वर्सेशन, आपस में बोलना, इसका कौशल, इसमें दक्षता, इसमें परफेक्टनेस होनी ही चाहिए। इस कौशल की जरूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है ना। किसी को दूसरे से बात करनी है तो इससे ही पता चलता है कि आपका व्यवहार कैसा है। नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में आपके इसी कौशल की परख होती है। संचार का तीसरा प्रकार है समूह संचार। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस मुबाहिसे के जरिए, मुबाहिसे मतलब होते चर्चाएं के जरिए हल करने के लिए होता है। संसद में जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती
होती है, तो यह भी समूह संचार का ही एक उदाहरण है। इसी तरह गांव की पंचायत या किसी समिति की बैठक यानी कमेटी की बैठक भी होती है, तो समूह संचार का उदाहरण ही होता है वो, जहां गांव के लोग या समिति के सदस्य आपस में चर्चा कर किसी निर्णय तक पहुंचते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जनसंचार के बारे में। बच्चों को कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं? हां या ना, यस और नो का जवाब जरूर कमेंट में करना। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार, जिसको इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। देखो बच्चों, संचार का ही एक पार्ट है जनसंचार, लेकिन इन दोनों में दिन रात का अंतर है। वो क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, संचार में क्या होता है, आप बोल रहे होते हैं और सामने वाला सुन रहा होता है, और सामने वाला एक व्यक्ति भी हो सकता है और हजार लोग भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है समूह संचार हो रहा है या अंतर व्यक्ति, ये डिपेंड करता है। लेकिन जनसंचार में ये जो संख्या होती है ना, वो लाखों में होती है, करोड़ों में होती है। कैसे? जैसे जनसंचार में होता क्या है, जनसंचार में आप या कोई भी संदेश देने वाला अपनी बात को देता है, वो हजारों लोगों तक पहुंचती है, लाखों लोगों तक पहुंचती है, लेकिन फिर भी वो समूह संचार नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि जनसंचार का एक मेन पार्ट ये है कि जब भी आप कोई संदेश दे रहे हैं जनसंचार में, तो एक यंत्र के माध्यम से संदेश पहुंचाते हैं। यंत्र कैसा होता है? जैसे टेलीविजन, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। टेलीविजन में एंकर बोल रहा होता है और हम लोग सुन रहे होते हैं। बोलने वाला संचारक होता है और हम सुनने वाले प्राप्तकर्ता होते हैं। अब संचार में क्या होता है, जो संचारक होता है, जो संदेश देने वाला होता है, वो आपके सामने जीवंत होता है। सामने वाला, आप उसको बोल सकते हैं, रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, इस तरह की गतिविधि कर सकते हैं जब आप संचार कर रहे होते हैं। लेकिन जनसंचार में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टेलीविजन पर जो एंकर बोल रहा है उसको आप रोक नहीं पाओगे, टोक नहीं पाओगे कि मुझे एक प्रश्न पूछना है या आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, वो नहीं रुकेगा। आप टीवी बंद कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है उसको रोकने का। टीवी बंद करने से वो रुकेगा नहीं, वो बैकग्राउंड में तो चल रहा है उसका प्रोग्राम। लेकिन कहने का भाव यही था कि जनसंचार एक यंत्र के माध्यम से आपको संदेश देता है। जनसंचार में ऐसा होता है कि एक यंत्र के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाया जाता है, और आप तक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जाता है। फॉर एग्जांपल, टेलीविजन तो था ही, इसके साथ साथ अखबार भी तो एक जनसंचार का माध्यम है, जिसमें एक सूचना होती है जो लाखों हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। ऐसे ही रेडियो भी है, ऐसे ही इंटरनेट भी है। ये प्रमुख रूप से माध्यम थे जनसंचार के। इसके अलावा और भी होते हैं, वो भी बताऊंगा। देखो, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार, जिसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष यानी सामने से संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित यानी बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है, बहुगुणित किया जाता है, ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है। उदाहरण के लिए मसलन मतलब उदाहरण के लिए अखबार, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा भी एक जनसंचार का ही उदाहरण है कि एक फिल्म चल रही है और हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, और वो जो बात कहना चाहता है डायरेक्टर या राइटर, वो अपनी बात भी पहुंचा गया। तो सिनेमा या इंटरनेट, अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के जरिए उनकी हजारों लाखों प्रतियां यानी फोटोकॉपीज प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाई जाती हैं। जनसंचार की विशेषताएं, जनसंचार की बहुत सी विशेषताएं हैं, जो कुछ तो आप पहले से ही समझ गए होंगे और कुछ आप पढ़ते पढ़ते भी समझ जाओगे। देखो, जनसंचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता, ये ध्यान रखना। फीडबैक जैसे हम आमने सामने होते हैं तो फीडबैक तुरंत मिल जाता है, लेकिन जनसंचार में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम आमने सामने होते ही नहीं। जनसंचार के श्रोता माने सुनने वाले, जैसे रेडियो, और पाठक होते हैं जो पढ़ने वाले यानी अखबार को पढ़ने वाले, या दर्शकों यानी टीवी देखने वाले भी होते हैं। तो दर्शक मतलब देखने वाले का दायरा बहुत व्यापक होता है, साथ ही उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है, यानी उनका गठन, वो उनका जो समूह है वो कई तरह का है, पंचमेल है। जैसे किसी टेलीविजन चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है ना, या फिर गरीब वर्ग भी हो सकता है, दोनों ही वर्ग होते हैं। शहरी भी होते हैं और ग्रामीण भी, पुरुष भी होते हैं, महिला भी, युवा भी और वृद्ध भी। इसके अलावा उनमें कोई दिल्ली में बैठा हो सकता है तो कोई पटना में, लेकिन सभी एक ही समय टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हो सकते हैं। इसी से जुड़ी जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या फिर प्रकाशित होता है जो टेलीविजन पर आ रहा है, और प्रकाशित वो होता है जो अखबारों में छप रहा है, और प्रसारित वो होता है जो टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है या रेडियो पर प्रसारित हो रहा है। तो प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, यानी सबको अवेलेबल होती है,
वो। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर व्यक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। संचार में क्या होता है, सीधा संबंध होता है, लेकिन जनसंचार में सीधा संबंध नहीं होता, यह मैं पहले ही समझा चुका हूं। प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता या दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है कि उसकी सार्वजनिक भूमिका क्या है। पर्सनल आप नहीं जानते उसको। संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी जरूरत पड़ती है, यानी कोई ना कोई संगठन, कोई ना कोई समूह चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल औपचारिक संगठन के बिना, वो आगे आएगा एग्जांपल, औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है, मतलब कोई ना कोई संगठन चाहिए। जैसे समाचार पत्र किसी ना किसी संगठन से प्रकाशित, संगठन मतलब समूह, समूह मतलब एक संस्था, संस्था कह सकते हो, इंस्टीट्यूशन कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दैनिक जागरण, दैनिक जागरण एक समूह है, संस्था है, संगठन है, जो एक ऑफिस कह सकते हो आप आसान भाषा में। ऑफिस से आपको एक सूचना पहुंचानी है तो वो क्या करता है, उसके लिए पूरी टीम बैठती है, पूरी टीम डिसाइड करती है ये अखबार छपनी चाहिए या नहीं छपनी चाहिए, और वो उस छपने लायक है तो वो उसको छपवाती है, और वो छपने के बाद हजारों लाखों लोगों तक पहुंचती है। तो मतलब कहने का एक संगठन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है अगर आपको जनसंचार करना है तो जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है, या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल क्या होते हैं, गेटकीपर। और गेटकीपर अभी मैंने समझाया ना कि कोई अपनी न्यूज छपवाना चाहता है, कोई पत्रकार ही लगा लो, कोई पत्रकार है दैनिक भास्कर में, सॉरी दैनिक जागरण में ही काम करता है, वो मालिक तो है नहीं, मालिक नहीं है तो वो खुद तो अपनी खबर को नहीं छपवा पाएगा, तो उसके लिए उसको अपने बॉस यानी संपादक, जिसको जो बॉस है वो संपादक है, एडिटर जिसको बोलते हो, वो उससे परमिशन लेगा, वो देखेगा, जांचेगा और उसको काट छाट कर छपने लायक जैसा भी वो बना पाएगा वो बना देगा और वो छपवा देगा। तो कहने का मतलब इसी को ही द्वारपाल कहते हैं, जो उसको रोकने टोकने वाला या बॉस होता है, यूं कह सकते हो, जो बॉस है वो गेटकीपर है। तो द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्रियों को नियंत्रित और निर्धारित करता है कि यह छपे या नहीं छपे। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही तय करते हैं कि वहां किस तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित की जाएगी। जैसे किसी समाचार पत्र में संपादक, जो मैं बता रहा था ना एडिटर, उसको हिंदी में संपादक कहते हैं। तो समाचार पत्र में संपादक और उसके सहायक समाचार संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि यह तय करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस तरह से छपेगा। इसी तरह टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं जो उससे प्रसारित होने वाले सामग्री को निर्धारित करते हैं। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका यानी गेटकीपर, वही जिसको मैं संपादक कह रहा हूं, संपादक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित यानी सबका भला हो, जिसमें पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें। संपादित को इंग्लिश में एडिट करना होता है, एडिट करें और उसके बाद ही उसके प्रसारण या प्रकाशन की इजाजत दें। बच्चों, जो मैं कर रहा हूं यह संचार में आएगा या जनसंचार में आएगा, एक बार कमेंट में जरूर बताना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे समझ गए संचार और जनसंचार के बीच अंतर को। अब आगे है संचार के कार्य, जो मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि संचार के कार्य बहुत इजी मेथड से लिखे गए हैं और आप काफी हद तक समझ भी चुके हैं, तो आप खुद भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, चिंता मत करो। अब मैं पढ़ूंगा आगे जनसंचार के कार्य। अब ये जनसंचार के कार्य में क्या बता रखा है ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट ये भी है। जो भी जनसंचार के माध्यम है, जैसे कि टेलीविजन, अखबार, रेडियो, फिल्म या और भी कई तरह के माध्यम होते हैं, तो इन जनसंचार माध्यमों के कार्य क्या हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है या किन किन बातों पर उनको काम करना होता है, ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखो, जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं उसी तरह जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य हैं। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, जैसे सूचना देना। पहला तो सबसे मेन है कि वो सूचना देते हैं जनसंचार। देखो, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे टेलीविजन पर, अखबारों में। हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। शिक्षित करना, अब ये भी आप समझ ही गए होंगे कि हमें जनसंचार से ही शिक्षा मिलती है। शिक्षा का मतलब यही
नहीं है कि सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड ही कुछ हमें पता चले, और भी बहुत सी चीजें, दुनियादारी की बहुत सी चीजें जनसंचार माध्यमों के बारे में ही, सॉरी, जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पता चलती हैं। देखो क्या लिखा है, जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहां शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उसके प्रति सजग बनाने से है। यानी देश और दुनिया में क्या चल रहा है, इससे हम सचेत हो जाते हैं या पता चल जाता है, नॉलेज हो जाती है। यह होता है शिक्षित करना, जो जनसंचार ही करते हैं। अगला है मनोरंजन करना। यह आपका फेवरेट पार्ट है। मनोरंजन भी करते हैं जनसंचार। आपने देखा होगा अखबार में कार्टून कोना या फिर मनोरंजन जगत, इस नाम से भी कुछ एक पेज आते हैं जिसमें कुछ चुटकुले, कुछ कहानियां, कुछ ऐसे ही उपन्यास के टुकड़े या कुछ ऐसी वैसी चीजें जो मजेदार होती हैं, वो आप देखते ही होंगे या पढ़ते होंगे। लेकिन कई बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन ही पढ़ते हैं और अखबार गई बाहर में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपके साथ भी ऐसा कई बार होता होगा कि जब भी अखबार आता है तो बस मेन चुटकुले वाला पेज कहां है वही देखते हैं सिर्फ। मनोरंजन करना में क्या लिखा है, जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है। सिनेमा तो खुद भी एक मनोरंजन का ही साधन है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम हैं। एजेंडा तय करना, ये इंपॉर्टेंट है। एजेंडा भी तय करते हैं जनसंचार माध्यम। कई बार ऐसा हमें भी पता नहीं होता, लेकिन अखबारों में या टेलीविजन में एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाता है, जो जनता के मुंह पर वो बन जाती है बात, यानी एजेंडा बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के लिए एक अनशन किया था। वैसे तो बहुत से अनशन किए उन्होंने, बहुत से, लेकिन अन्ना हजारे ने जो लोकपाल बिल के लिए अनशन किया था, वो मीडिया में इतनी बार छपा कि हर एक की जुबान पर वही लोकपाल बिल हो गया। कहने का मतलब एक एजेंडा बन गया। हालांकि उससे पहले कोई एजेंडा नहीं था, सिर्फ अन्ना हजारे के या कुछ लोगों के दिमाग में ही था। लेकिन ऐसे ही बहुत से एग्जांपल होते हैं, ये कोई अन्ना हजारे की बात नहीं हो रही है, और भी बहुत से एग्जांपल है। यानी बाद में डिसाइड हो जाता है कि ये मुद्दा बन जाता है कि अखबारों और जो टेलीविजन में जो छपा है वो लोगों की जुबान पर बन जाता है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखो, जनसंचार माध्यम सूचना और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, यानी बार बार लिखते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। आपके दिमाग में भी कोई एग्जांपल हो तो जरूर बताना मुझे। जैसे मैंने अभी अन्ना हजारे के बारे में बताया, किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं, यानी उस पर प्रतिक्रिया के लिए बाध्य हो जाते हैं लोग। यानी बार बार छपता है तो लोगों की जुबान पर वही होता है बस। निगरानी करना, यह है इंपॉर्टेंट जनसंचार का काम। देखो इंपॉर्टेंट ये इसीलिए क्योंकि जनसंचार ये भी काम करती है, निगरानी भी करती है। फॉर एग्जांपल, कोई ऑफिस में सो रहा है, कोई सरकारी ऑफिस में अपने कार्यकाल में, या यूं कह सकते हो कि उसका जो टाइम पीरियड है उसमें जो काम करना चाहिए उसे, उस टाइम पर वो सो रहा है, तो वो क्या जनसंचार के लोग क्या करते हैं, मीडिया बस कैमरा ऑन किया और बस उसकी कवरेज ले ली और बाद में उसको चला देते हैं सभी लोगों के लिए। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है बच्चों, ऐसी अवस्था में सब लोग ये देख लेते हैं और वो जो लोग हैं सरकारी तंत्र के, सचेत हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है देखो, किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों पर ही है। विचार विमर्श के मंच, जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच भी प्रदान करती है। जैसे आप टेलीविजन को ही लगा लो, टेलीविजन में आपने देखा होगा कई बार वो फोन नंबर छोड़ देते हैं अपने, या फिर उनकी वेबसाइट होती है, वहां पर आपको कमेंट करना, अपना फीडबैक देने का एक ऑप्शन आता है, या फिर फोन नंबर देते हैं तो फोन करके भी आप कई बार 1-to-1 टॉक भी करते हैं उस रिपोर्टर से, है ना, होता है कई बार। आप नहीं करते तो कोई और लोग तो करते हैं, तो वो विचार विमर्श के मंच ही तो है। अखबारों की बात करो, अखबार में एक आता है पाठक वर्ग, जहां पर पाठकों के खत, पाठकों की चिट्ठियां छपती हैं, तो वो भी विचार विमर्श करने का ही एक मंच है। देखो क्या लिखा हुआ है, जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर, जो मैं बता रहा था ना, पाठक वर्ग, वो एक पेज डिसाइड होता है जिसको संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय
राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है, जो मैं बता रहा था। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। बच्चों यहां तक जो चैप्टर हुआ है वो 50% कंप्लीट हो गया। बाकी के 50% सिलेबस में यानी चैप्टर में आपको जनसंचार के अलग अलग माध्यमों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि रेडियो के बारे में, टेलीविजन के बारे में, ऐसे ही और जनसंचार माध्यम, अखबार को आप प्रिंट माध्यम भी कह सकते हो, तो प्रिंट माध्यम के बारे में इस तरह से अलग अलग जनसंचार माध्यमों के बारे में लिखा गया थोड़ा डिटेल में, तो आप वो जरूर पढ़ना। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं पार्ट 2 ले आऊंगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत चैप्टर बड़ा था इस वजह से। लेकिन अगर आप खुद पढ़कर भी समझ सकते हो तो इससे बेस्ट तरीका नहीं है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने जरूरी हैं, तभी आप इस चैप्टर में परफेक्ट हो सकते हो। अदरवाइज आपके लिए नॉलेज थोड़ी अधूरी रहेगी। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां से? ये सारी चीजें आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नाम लिखा होगा फ्री क्रैश कोर्स 11th क्लास। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं ये सारी चीजें आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अब होगा इस चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट, जो कि एमसीक्यू के रूप में होगा और जितना आपने पढ़ा, जितना आपने समझा उससे रिलेटेड होगा। अगर आप अच्छे से समझ चुके हो जितना भी मैंने पढ़ाया तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम हैं, यानी कौन से माध्यम है? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन है ए संचार के, ऑप्शन बी जनसंचार के, ऑप्शन सी संचार और जनसंचार के, ऑप्शन डी इनमें से किसी की भी नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी संचार और जनसंचार के, क्योंकि इनमें दोनों ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? वह है ऑप्शन ए चर, ऑप्शन बी चार, ऑप्शन सी संचार, ऑप्शन डी संच। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए चर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए बेलग्राम, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी विलंबर श्रैम, ऑप्शन डी मार्कोनी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी विलंबर श्रैम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सांकेतिक संचार है ऑप्शन ए इशारे से बुलाना, ऑप्शन बी साथ ले जाकर समझाना, ऑप्शन सी लिखकर समझाना, ऑप्शन डी पढ़कर सुनाना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए इशारे से बुलाना। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हां आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और बच्चों आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी क्लास से रिलेटेड है, बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।